दोस्तों, वेलकम टू रियल केमिस्ट्री, द नंबर 1 चैनल इन केमिस्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं आनंद और हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 में मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन। ओके दोस्तों, तो मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन जो है उसमें हमने जितने भी यूनिट अभी तक कर लिए हैं वो एक है मोलारिटी, कैपिटल एम मोलारिटी कैपिटल एम, दूसरा है मोलालिटी स्मॉल एम, तीसरा हमने किया है मोल फ्रैक्शन दैट इज कॉल्ड काय। इतना डिटेल हमने कर लिया है और मैंने 2 रिलेटिव फॉर्मूला भी आपको समझाए हुए हैं। मैं एक बार वापस से उसको रिपीट कर देता हूं। इन दोनों का रिलेटिव फॉर्मूला है स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू D माइनस मोलारिटी इंटू मोलर मास। ओके, इसका और मोलालिटी का रिलेटिव फॉर्मूला भी है काय ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलालिटी अपॉन मोलालिटी प्लस 55.55, लेकिन ये फॉर एक्वियस सॉल्यूशन के लिए है। अगर एक्वियस सॉल्यूशन नहीं है तो ये 55.55 की जगह पे 1000 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा, यानी काय ऑफ सॉल्यूट is equal to molality divided by molality plus 1000 divided by molar mass of solvent यहां पे आएगा, सॉल्वेंट का मोलर मास यहां पे आएगा। ओके दोस्तों, तो आज हम लोग करने वाले हैं परसेंटेज W बाय W, परसेंटेज W बाय V एंड परसेंटेज V बाय V। ओके, चलिए तो बेटा परसेंटेज W बाय W, पहले तो ये कहां पे होता है परसेंटेज W बाय W? तो बेटा ऑइंटमेंट है, सिरप है, फार्मास्यूटिकल में ये जो दवाइयां है उसके फॉर्म अलग अलग होते हैं फार्मेसी में। जैसे कि आप अगर पैरासीटामोल लेते हो तो पैरासीटामोल के फॉर्म अलग अलग होते हैं। वैसे ही ऑइंटमेंट यानी कुछ स्किन डिजीज के लिए जो क्रीम लिखी जाती है उसको बोलते हैं ऑइंटमेंट। उसके ऊपर आप अगर देखोगे ध्यान से तो आपको मिलेगा कि वहां पे जो कुछ भी कंटेंट है, जो मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू परसेंटेज W ओवर W या परसेंटेज W बाय V या फिर परसेंटेज V बाय V में दिए हुए हैं। राइट, तो आपको अभी क्या करना है, दिमाग को क्लियर रखना है कि क्या है परसेंटेज W ओवर W। यहां पे 2 साइन आपके पास है, एक ये W है, एक ये W है। हर बार यहां पे कुछ इस तरीके से होगा W बाय V एंड परसेंटेज V बाय V। तो पहले तो ये समझना है W स्टैंड फॉर वेट, W स्टैंड फॉर वेट, W stand for weight and V stand for volume। ओके, चलो अब एक एक करके उसका पहले हम डेफिनेशन क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन क्लियर करते हैं परसेंटेज W बाय W का। तो देखिए दोस्तों, परसेंटेज W बाय W का मतलब यह है कि आपके पास चाहे जितना मर्जी ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है उसमें से 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन को आप सेपरेट कीजिए और उसके एनालिसिस करते हुए आपको पता चलेगा कि उसमें कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, यानी कि इट नथिंग बट द डिसॉल्व्ड ग्राम ऑफ सॉल्यूट पर, या तो फिर आप लिख सकते हो एवरी 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन।
ओके सर, थोड़ा बहुत समझ में आया, कोई बात नहीं बेटा, अभी और समझ में आएगा, अभी और इसको एलोबरेट करता हूं। देखिए, एक एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 5% W/W एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaOH है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो सॉल्यूशन है जो मैंने बीकर बनाया, इस सॉल्यूशन में से आप एवरी 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, एवरी 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, एवरी 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, क्योंकि ये सॉल्यूशन है, 5 ग्राम क्या आएगा, NaOH मिलेगा, राइट। यानी कि डेफिनेशन क्या हुई, जरा ध्यान से, डिसॉल्व्ड ग्राम ऑफ सॉल्यूट पर या फिर एवरी 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज W/W। क्लियर डेफिनेशन? परसेंटेज W/W का मतलब है 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना भी ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड है वो, राइट। अगर मैं ये 200 ग्राम सॉल्यूशन ये वाला लेता हूं तो 100 ग्राम में कितना आएगा, 5 ग्राम। तो 200 ग्राम में कितना आएगा, 10 ग्राम। तो 1 किलोग्राम में कितना आएगा, 50 ग्राम। तो आपको यहां पे परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालना है, राइट, ओवर द सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन में कितने प्रतिशत सॉल्यूट अवेलेबल है। तो परसेंटेज W/W का फॉर्मूला बनेगा कि ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अगर मैंने ऐसा कुछ बताया कि भाई आपके पास टोटल 750 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है विच कंटेन टोटल 50 ग्राम ऑफ शुगर, फाइंड परसेंटेज W/W। तो आप कैसे फाइंड करोगे बेटा? सिंपल सी बात है, एवरी 100 में कितना ग्राम होगा वो आपको निकालना है। टोटल है 50 ग्राम, तो यही फॉर्मूला है, परसेंटेज W/W मास ऑफ सॉल्यूट जो है 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाय ग्राम ऑफ सॉल्यूशन 750, कैंसल, तो 500 डिवाइडेड बाय 75, तो 15 5 75 होता है, तो 100 डिवाइड बाय 15 परसेंटेज W/W आएगा। ओके, आई बात समझ में? इसी तरीके से अगर आप परसेंटेज W/V देखते हो तो परसेंटेज W/V का क्या मतलब होगा, जरा ध्यान से देखिए। W का क्या मतलब, वेट, V का क्या मतलब, वॉल्यूम। तो यहां पे ऐसा आएगा, डिसॉल्व्ड मास ऑफ सॉल्यूट, डिसॉल्व्ड ग्राम ऑफ सॉल्यूट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, 100 ml। वहां पे क्या था, यहां पे क्या था, 100 ग्राम। यहां पे दोनों ग्राम में है, WW वेट, लेकिन यहां पे क्या है,
100 ml है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैंने 5% W/V एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaOH लिखा, तो इसका यह मतलब हुआ कि ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में मैं 100 ml सॉल्यूशन को सेपरेट करता हूं, 100 ml सॉल्यूशन को सेपरेट करता हूं, तो उसके साथ साथ में मुझे 5 ग्राम NaOH भी आएगा। तो ये हो गया आपका मास ऑफ सॉल्यूट, एंड ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आई बात समझ में? यस और नो? यस, ओके। और इसी तरीके से अगर मैं तीसरा फॉर्मूला लिखता हूं, थर्ड वन, के परसेंटेज V/V, तो इसका क्या डेफिनेशन होगा? यस, एग्जैक्टली, डिसॉल्व्ड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, डिसॉल्व्ड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसमें क्या खास है? इसमें खास है कि आपका यहां पे दोनों वॉल्यूम में है, दोनों यहां पे वॉल्यूम में है। देखो ये और ये, तो अगर आप बाहर मार्केट में बियर, वाइन ऐसा कुछ लेने जाते हो, तो उसमें V/V, परसेंटेज V/V में अल्कोहल की मात्रा लिखी होती है। जैसे कि अगर आपने लिया 8% V/V लिखा हुआ एक बियर, राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ? 8% V/V क्या है? इसमें इथेनॉल है, C2H5OH, बराबर। तो इसका मीनिंग ये निकलता है कि एवरी 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में 8 ml क्या होगा? C2H5OH, यानी कि अल्कोहल होगा। आई बात समझ में? तो तीनों का मतलब बहुत सिंपल सा है, और इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? परसेंटेज V/V, इसका फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम कौन से यूनिट में लिखोगे? ml, ओके। तो तीनों के तीनों मीनिंग एक साथ लिखते हैं सिंपल से, कि परसेंटेज W/W का मतलब क्या है कि डिसॉल्व्ड मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, बराबर, ओके। दूसरा आएगा परसेंटेज W/V डिसॉल्व्ड ग्राम, ये भी ग्राम है, डिसॉल्व्ड ग्राम ऑफ सॉल्यूट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ओके। और तीसरा आएगा परसेंटेज V/V डिसॉल्व्ड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ओके। अगर मैंने लिख दिया है 10% W/W एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, तो इसका क्या मतलब आपको निकालना है? अगर पास में कोई वॉल्यूम ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन नहीं लिखा है, यहां पे लिखा है कितने ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है? नहीं। अगर नहीं लिखा है
तो आपको बाय डिफॉल्ट क्या लेना है, 100। आपको बाय डिफॉल्ट क्या लेना है, 100। तो इसका मतलब यह हुआ कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है, उसमें 10 ग्राम है NaOH यानी सॉल्यूट, और बाकी का 90 ग्राम होगा सॉल्वेंट। तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बारे में जानकारी बहुत आसानी से उपलब्ध होगी। ओके, इसका क्या मतलब है जरा देखिए। अगर मैंने ऐसा लिख दिया कि 5% W/V HCl, तो इसका मतलब सिर्फ दो ही चीज आएगी कि भाई 100 ml है सॉल्यूशन और 5 ग्राम है HCl। यू कैन नॉट राइट 100 - 5 बिकॉज यूनिट अलग अलग है, ठीक है, तो ये डायरेक्टली आप नहीं कर सकते। और अगर ऐसा लिख दिया किसी ने कि भाई 70%, थोड़ा अलग कलर लेते हैं, 70% V/V एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब सिंपल है, 70 ml ऑफ H2SO4 प्रेजेंट in every 100 ml of solution, every 100 ml of solution। बोलो आई बात समझ में, यस और नो? तो ये दिमाग में चिपकाना है, मीनिंग, कॉन्सेप्ट। डायरेक्ट फॉर्मूला से कुछ भी नहीं होने वाला है। डायरेक्ट फॉर्मूला रटोगे तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे इसके अंदर। इसमें आपको मीनिंग निकालना आना चाहिए, और उसी के पीछे हम लग रहे हैं कि आपको क्या करूं तो मैं मीनिंग निकालना सिखा सकूं। ओके, कमेंट जरूर करना कि मेरी बात आपको समझ में आ रही है और आप मेरी बात की वैल्यू करते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसके लिए तो मैं डीपीपी का एक लेक्चर अलग से लूंगा ही, लेकिन आज हमें सिर्फ समझना है कि ये सब यूनिट आखिरकार है क्या। और अगले लेक्चर में जब आप बैठो तो पूरे फॉर्मूला के साथ आराम से बैठना, और मैं पूरा 50-60 MCQ लेके आऊंगा और वो मैं पूरा करवाऊंगा ताकि आपके दिमाग में कोई भी चांस ना रहे। MCQ जरूर करना है, राइट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं यूनिट्स के अंदर। तो देखो बेटा, मोलालिटी हो गया, मोलारिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, परसेंटेज W/W हो गया, परसेंटेज W/V हो गया, परसेंटेज V/V हो गया। अब बारी है नॉर्मालिटी की, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये नॉर्मालिटी। हालांकि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली नहीं गिवन है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली नहीं गिवन है, लेकिन प्रैक्टिकल्स जो आप करते हो एसिड बेस के, उसमें नॉर्मालिटी का यूज आता है, तो आपको भी आना चाहिए। तो क्या है नॉर्मालिटी, वो हम लोग आज समझेंगे पूरा। नॉर्मालिटी, नॉर्मालिटी, ओके। जैसे मोलारिटी का मतलब था मोल पर लीटर, इसका मतलब है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी मोलारिटी में हम इसकी जगह पे लिखते थे मोल ऑफ सॉल्यूट, और ये था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो सिर्फ मोल की जगह पे आ चुका है अब इक्विवेलेंट। अब आपके दिमाग में एक और सवाल होगा कि सर यार ये इक्विवेलेंट क्या है, समझाते हैं, रुको जरा सब्र करो, ठीक है, समझाते हैं, रुको। इक्विवेलेंट देखो बेटा, मोल का मतलब हम लोग क्या समझते थे, मोल का मतलब था मास अपॉन मोलर मास। क्या था? मास अपॉन मोलर मास। क्या था? मास अपॉन मोलर मास। अब इक्विवेलेंट का क्या मतलब है जरा देखिए। तो नॉर्मालिटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट
पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब इक्विवेलेंट को मैं आगे प्रमोट करता हूं, जैसे मोल को मैंने प्रमोट किया था मास बाय मोलर मास, वैसे ही इक्विवेलेंट को मैं प्रमोट कर रहा हूं मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। यहां पे मास अपॉन क्या था? मोलर मास, क्योंकि बात हो रही थी मोलारिटी की। यहां पे मास अपॉन क्या आएगा? इक्विवेलेंट मास। तो नॉर्मालिटी इज इक्वल टू मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, फिर से एक बार, व्हाट इज नॉर्मालिटी? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट विच इज डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मालिटी। फिर से एक बार आंखें बंद करके एक बार देख लीजिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कुछ भी नहीं है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि सर ये समझा दीजिए अभी कि ये इक्विवेलेंट मास क्या है भाई? अभी समझा दिए थे, आइए जरा। इक्विवेलेंट मास मतलब साथ साथ में लिखते जाना भाई, मोलर मास डिवाइडेड बाय। अब इसमें बहुत सारे केस होते हैं। अगर एसिड है तो एसिड की होगी बेसिसिटी, अगर बेस है तो उसकी होगी एसिडिटी। अब ये भी क्यों है वो भी मैं समझाऊंगा, दैट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। तो मोलर मास के अपन में मान लीजिए कुछ n है और n की वैल्यू होती है, और ये वैल्यू 4 अलग अलग केस में अलग अलग हम देखेंगे। हां, तो अगर एसिड का कोई केस है, अगर बेस का कोई केस है, अगर सॉल्ट का कोई केस है, अगर रेडॉक्स रिएक्शन है, इन चारों केस में हमें क्या देखना है? n की वैल्यू। n की एक वैल्यू होती है 1 2 3 वैसा, ठीक है। अब ये वैल्यू हर एक केस में हम उसको अलग तरीके से देखेंगे। कि एसिड का केस है तो इसकी वैल्यू को बोला जाता है बेटा बेसिसिटी। क्या बोला जाता है? बेसिसिटी। बेस की होती है एसिडिटी, बेस की होती है एसिडिटी, एंड सॉल्ट का होता है एन फैक्टर। एंड रेडॉक्स रिएक्शन अगर है तो उसमें हम लोग देखेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हो रहे हैं। हालांकि ये हम बाद में सोचेंगे या समझेंगे, इस चैप्टर के अंदर हमें ये 3 नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 के बारे में ही सोचना है। फिर से एक बार और, नॉर्मालिटी का मतलब है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट विच इज डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड नॉर्मालिटी। ओके, नॉर्मालिटी का फॉर्मूला है इक्विवेलेंट पर लीटर। इक्विवेलेंट का मतलब है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास तक हम पहुंच गए तो उसका फॉर्मूला है इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय n। n का मतलब होता है आइदर बेसिसिटी ऑफ एसिड, आइदर एसिडिटी ऑफ बेस, आइदर सॉल्ट, आइदर n फैक्टर ऑफ सॉल्ट, और आइदर टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन। बहुत सारा बोल लिया सर आपने, हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है। अब पहली बात कि ये सर बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या है वो पहले हम समझते हैं। बेसिसिटी ऑफ एसिड, पहले तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं और एसिड की बेसिसिटी क्यों बोलते हैं समझाते हैं। कोई एसिड आपके दिमाग में आ रहा है वो आप सोचो, मैं यहां पे लिखता हूं। सबसे पहले दिमाग में आएगा नंबर 1 HCl। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ बेसिसिटी ये है कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस
ion in acid is called basicity of acid. क्या है? number of replaceable H plus ion present in acid. तो हमारे पास ये एसिड है, इसमें रिप्लेसेबल का मतलब है आयोनाइजेबल, पानी में डालते ही उसका आयंस बन जाए, यानी हाइड्रोजन ना रहे बल्कि हाइड्रोजन प्लस बन जाए। ऐसा अगर हाइड्रोजन आपके एसिड में है कि जो पानी में डालते हुए ही H प्लस बन जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे बेसिसिटी। तो HCl को जैसे ही पानी में डालते हैं तो ऑफ कोर्स H प्लस बन जाता है, Cl माइनस आप सबको पता है। तो नंबर ऑफ H प्लस, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन प्रेजेंट इन एसिड इज 1, तो इसकी बेसिसिटी हुई 1, यानी N की जगह पे क्या लिखेंगे? 1। अब बेटा ये समझिए कि इसकी बेसिसिटी 1 है कि सर इसको बेसिसिटी क्यों बोलते हैं। अब देखो जरा, ये एसिड मैंने ले लिया, मान लीजिए कि एक HCl मॉलिक्यूल मैंने रखा और उसमें से एक H प्लस प्रकट हुआ। इस एक H प्लस को मुझे करना है न्यूट्रलाइज। क्या करना है बेटा? न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइजेशन एसिड है, क्या चाहिए? OH माइनस चाहिए। अच्छा, एक H प्लस है तो कितने OH माइनस चाहिए? तो बोल रहा है 1 OH माइनस चाहिए। जितने H प्लस होंगे उतने ही तो OH माइनस चाहिए, और OH माइनस का मतलब है बेस। दैट्स वाई इसकी बेसिसिटी हुई 1, यानी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ OH माइनस टू न्यूट्रलाइज द एसिड इज कॉल्ड बेसिसिटी। ये दूसरी डेफिनेशन है, राइट? तो इसकी बेसिसिटी 1 हुई। ओके, दूसरा हम लेते हैं H2SO4। अब जरा यहां पे समझना है कि कौन सा H रिप्लेसेबल है, कौन सा नहीं है। अभी आप 11th स्टैंडर्ड में हो, अभी इतना समझ लो कि OH बॉन्ड जो होता है, OH बॉन्ड वो टूट जाता है पानी के अंदर और वहां से H प्लस निकल आता है। ठीक है, स्ट्रक्चर भी अब समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं बना देता हूं। ये है हमारा H2SO4 का स्ट्रक्चर। इसमें इतना ही खेल होता है कि अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो ये सारे जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो H प्लस लिबरेट होगा। मान लीजिए कि ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो क्या लिबरेट होगा? OH माइनस, तो पूरा चीज बेस हो जाएगा। आज तक आप ये पढ़ते आ रहे हो कि जिसमें OH माइनस है वो बेस, इसमें भी है OH माइनस, सॉरी OH, लेकिन OH माइनस लिबरेट नहीं हो रहा है। NaOH क्या है? ये OH है ना। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा वो इंपॉर्टेंट है। इसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है क्योंकि ये मेटल है, और इसमें ये वाला नहीं है क्योंकि ये नॉन मेटल है। चलो ये बातें बाद में करेंगे, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं कि H2SO4 को अगर आप पानी में डालते हो तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा भाई? OH। तो क्या होगा? दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ चला जाएगा, यानी हो जाएगा यहां पे SOO माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले लिया ना दूसरा O माइनस, और कितने नंबर ऑफ H प्लस मिले? 2, यानी इसकी बेसिसिटी क्या हुई? इसकी बेसिसिटी हुई 2। आई बात समझ में? आया ना? बेसिसिटी हम कहां रखेंगे? इधर बेसिसिटी, यानी 2 की वैल्यू यहां रखेंगे, राइट? मोलर मास अपॉन 2 फॉर H2SO4, यानी कि मैं अगर H2SO4 का इक्विवेलेंट मास अगर निकालना चाहता हूं तो क्या आएगा? तो मोलर मास अपॉन, मैं यहां पे निकालता हूं, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास
डिवाइडेड बाय 2, मोलर मास है 98 डिवाइड बाय 2 यानी कि 49। यह हुआ इसका इक्विवेलेंट मास। आई बात समझ में? थर्ड, तीसरा ऐसा एसिड लेता हूं HNO3, पानी में डालते ही ये एक H प्लस रिलीज करेगा और NO3 माइनस करेगा। दैट्स वाई इसकी बेसिसिटी भी 2 है। चौथा CH3COOH, ओके, इसमें एक से ज्यादा हाइड्रोजन अवेलेबल है, 4। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये जो डैश कर रहा हूं वो बॉन्ड है बेटा OH। तो आप सबको पता ही होगा कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, OH, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। तो बॉन्ड ब्रेक होते ही क्या बनेगा, CH3COO माइनस एंड H प्लस। टोटल हाइड्रोजन कितने हैं यहां पे, 4, लेकिन रिप्लेसेबल H प्लस कितने हैं, रिप्लेसेबल H प्लस दोस्तों एक ही है। दैट्स वाई इसकी बेसिसिटी हुई 1 ओनली। तो H नहीं देखना है, H प्लस कितना बन रहा है वो देखना है आपको। आई बात समझ में? ओके, फिफ्थ वन, ऑक्सैलिक एसिड COOH। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते, ऐसा होता है स्ट्रक्चर। अभी आप स्ट्रक्चर याद रखने में मत जाइए, सिर्फ इंफॉर्मेशन के हिसाब से देखिए कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा। सर OH बॉन्ड ब्रेक होगा, कर लीजिए, OH बॉन्ड ब्रेक हो गया। C डबल बॉन्ड O, यहां पे ऑक्सीजन नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O, यहां पे ऑक्सीजन नेगेटिव, यानी ये क्या बन रहा है, C2O4 -2, इसको बोलते हैं ऑक्जेलेट आयन, और 2H प्लस यहां पे बन रहे हैं। दैट्स वाई इसकी बेसिसिटी भी क्या, 2। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट अब तीन के बारे में बताता हूं। एक H3PO4 है, एक H3PO3 है, एक H3PO2 है। ओके, इसको पानी में डालेंगे तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखो, ये है इसका स्ट्रक्चर, गिनो। H3PO4 है, हाँ है। कितने OH बॉन्ड है, सभी टूटेंगे और 3H प्लस बनेगा प्लस PO4 -3 बनेगा। दैट्स वाई इसकी बेसिसिटी होगी 3। H3PO3 का स्ट्रक्चर देखना, P डबल बॉन्ड O, OH, OH एंड H, एक ऑक्सीजन कम है तो हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है। अभी OH बॉन्ड एक ये है और एक ये है, ये दोनों OH बॉन्ड टूटेंगे लेकिन ये नहीं टूटेगा। दैट्स वाई ऐसा होगा 2H प्लस प्लस HPO3 -2, HPO3 -2, कितने H प्लस मिले, 2, तो बेसिसिटी 2। ये आपको याद रखना होगा भाई, ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बनाना केमिकल बॉन्डिंग में आएगा, राइट। चलो, P डबल बॉन्ड O, OH, H एंड H, एक और ऑक्सीजन कम है तो एक ही बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी एक ही H प्लस बनेगा, यानी H2PO2 माइनस, यानी इसकी बेसिसिटी हुई 1। आई बात समझ में? इतने काफी एग्जाम्पल है, इसी में से आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। और अब हम करते हैं एसिडिटी ऑफ सम बेस। एसिडिटी ऑफ सम बेस, एसिडिटी ऑफ सम बेस। उसमें पहला बेस हम लेते हैं NaOH। तो इसमें रिप्लेसेबल OH माइनस जो होते हैं, रिप्लेसेबल OH माइनस, उसको बोलते हैं एसिडिटी। तो रिप्लेसेबल OH माइनस इज 1, तो इसकी एसिडिटी होगी बेटा 1, राइट। सेकेंड, अगर मैंने ले लिया BaOH ट्वाइस, तो रिप्लेसेबल OH माइनस Ba +2 + 2OH माइनस होगा,
तो एसिडिटी इसकी होगी 2, क्योंकि इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 2H+ चाहिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए 2H+ चाहिए, दैट्स वाई उसकी एसिडिटी 2। यही है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। N फैक्टर फॉर सॉल्ट, N फैक्टर फॉर सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट अगर होता है जिसमें ना तो हाइड्रोजन H+ मिलेगा आपको, ना तो OH- मिलेगा, राइट। क्योंकि सॉल्ट कब बनता है? सॉल्ट बनता है एसिड प्लस बेस के न्यूट्रलाइजेशन से, और H+ एंड OH- विच आर प्रेजेंट इन एसिड एंड बेस, वो दोनों मिलके वाटर बना डालते हैं। दैट्स वाई आपको H+ एंड OH- सॉल्ट में नहीं दिखेगा। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूं कि Na2CO3 10th स्टैंडर्ड में आ चुका है सोडियम कार्बोनेट, तो इसमें H एंड OH नहीं है, तो इसका अगर मैं डिसएसोसिएशन करवाता हूं तो 2Na+ CO3 - 2 होगा बेटा। हाँ, तो N फैक्टर का मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जितना भी है वो, और टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज जो भी होता है, राइट, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज जो भी होता है वो इस सॉल्ट का N फैक्टर माना जाएगा। तो बेटा यहां पे टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना है? 1 नहीं, ये 1 1 2 बार है, इसीलिए मैंने यहां पे वर्ड लिखा है टोटल, यानी Na+ एंड Na+2 टाइम है, क्योंकि यहां पे CO3 के ऊपर -2 चार्ज है, दैट्स वाई उसको कंपनसेट करने के लिए 2 Na+ चाहिए होगा। आई बात समझ में? सो दैट्स वाई यहां पे N फैक्टर की वैल्यू होगी 2 और यहां पे भी 2, तो N फैक्टर इज 2। फिर से एक बार जरा रिकैप कर लेते हैं बेटा, ताकि गलती गड़बड़ ना हो कुछ भी। सबसे पहले हम नॉर्मलिटी के पास आएंगे। भाई नॉर्मलिटी क्या है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट विच इज डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इक्विवेलेंट का मतलब क्या? मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास का मतलब क्या? मोलर मास अपॉन N। अब N की वैल्यू 3 अलग अलग कंडीशन में हमें पढ़नी है। अगर बेस दिया है, एसिड दिया है तो हमें बेसिसिटी रखनी है, बेस दिया है तो हमें एसिडिटी रखनी है, सॉल्ट दिया है तो हमें N फैक्टर रखना है। आई बात समझ में? चलो एक और सॉल्ट करते हैं ताकि समझ में आ जाए। दूसरा वाला सॉल्ट हम करते हैं K2SO4, तो 2K प्लस SO4 - 2, तो N फैक्टर इसका आएगा टोटल पॉजिटिव जो कि 2 है, टोटल नेगेटिव। सर ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं नेगेटिव पॉजिटिव? बेटा टोटल पॉजिटिव एंड टोटल नेगेटिव कभी अलग नहीं होंगे। ओके, दूसरा NaHCO3, Na+ प्लस HCO3-, तो N फैक्टर इसका आएगा 1। सोडियम बाइकार्बोनेट का N फैक्टर आता है 1 एंड सोडियम कार्बोनेट का N फैक्टर आता है 2। क्लियर? चलिए अब वापस हम नॉर्मलिटी की ओर आ जाते हैं। इतना है, बहुत है। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट पर लीटर। इक्विवेलेंट पर लीटर। इक्विवेलेंट का क्या मतलब है? मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, इक्विवेलेंट मास का क्या मतलब है? इक्विवेलेंट मास का क्या मतलब है? हाँ, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय N। सर N क्या था? N था एसिडिटी ऑफ बेस, या फिर बेसिसिटी ऑफ एसिड, या फिर N फैक्टर। हाँ अभी याद आ गया। और वॉल्यूम
हमें अभी लीटर में ही रखना है। ये है नॉर्मलिटी। अब बेटा इसको मैं क्या ऊपर लिख सकता हूं यहां पे? हाँ जरूर लिख सकते हो सर। ओके, इसको थोड़ा साइड में हटाइए, रुको जरा, इसको थोड़ा साइड में हटाते हैं छोटा करके। ओके, तो अब मैं नॉर्मलिटी का डेफिनेशन लिखता हूं। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, ये एसिडिटी बेसिसिटी एन फैक्टर को मैं कहां ले जा रहा हूं? ऊपर। तो मैं यहां लिख रहा हूं एसिडिटी और बेसिसिटी और एन फैक्टर इनटू ब्रैकेट मास बाय मोलर मास, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ओके, ये किसका फॉर्मूला है? मोलारिटी का। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू एसिडिटी और बेसिसिटी और एन फैक्टर इनटू ब्रैकेट मोलारिटी। तो ये रिलेटिव फॉर्मूला है नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी का। आई बात समझ में? किसी भी चीज का इक्विवेलेंट मास अगर आपको निकालना है तो मोलर मास डिवाइड बाय एन करना होगा, और n करोगे तो कुछ एसिड है, मैं लिस्ट दे देता हूं। कुछ एसिड है जैसे कि HCl जिसकी बेसिसिटी 1 होगी, H2SO4 जिसकी बेसिसिटी 2 होगी, HNO3 जिसकी बेसिसिटी 1 होगी, फिर CH3COOH इसकी बेसिसिटी 1 होगी, C2H2O4 ऑक्सैलिक एसिड की 2 होगी, H3PO4 की बेसिसिटी 3 होगी, जो 3 स्ट्रक्चर मैंने बनाए थे वो, H3PO2 एक ऑक्सीजन कम करो PO3 तो इसकी बेसिसिटी 2 होगी, एंड H3PO2 इसकी बेसिसिटी 1 होगी। कुछ बेस मैं लिख के देता हूं। बेस जैसे कि NaOH है तो उसका एसिडिटी 1, KOH है एसिडिटी 1, AlOH थ्राइस है तो एसिडिटी 3, BaOH ट्वाइस है, जनरली यही आएगा 2। कुछ सॉल्ट मैं लिख के देता हूं, Na2CO3 तो n फैक्टर 2, NaHCO3 तो n फैक्टर 1, CuSO4 इसका n फैक्टर 2, फिर K2SO4 इसका n फैक्टर 2। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्ट के हो सकते हैं, राइट? तो पूरा नॉर्मलिटी का कंटेंट दिमाग में गया या नहीं गया? गया ना? ओके, अब सिर्फ मैं एक न्यूमेरिकल लेता हूं, बाकी सारा मैं प्रैक्टिस में करवाने वाला हूं। पूरे मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन का बहुत बेहतरीन लेक्चर वो होगा, वो उसको मिस मत करना, राइट? उसके बगैर आपको कोई कॉन्फिडेंस नहीं आएगा बेटा। कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको कम से कम इस टॉपिक के 50 MCQ 50 न्यूमेरिकल सॉल्व करने ही होंगे, राइट? तब भी कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, अब एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, एग्जाम्पल नंबर 1 आज के दिन का। 49 ग्राम ऑफ H2SO4 dissolved in 500 ml of solution. Find its normality. तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला था हमारे पास कि भाई मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास इनटू 1000 मैंने ऊपर लेना पड़ेगा क्योंकि ml में है, तो ml ऑफ सॉल्यूशन। तो मास कितना है? 49 ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास क्या? तो सर मोलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। H2SO4 है, बेसिसिटी इज 2, मोलर मास है 98, कितना है? 98, और बेसिसिटी है 2, तो 49 हुआ इसका इक्विवेलेंट मास इनटू ml 500, ये कट 2, तो ये 2 नॉर्मल हुआ।
राइट, ये क्या हुआ, 2 नॉर्मल हुआ। ओके, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं कि फाइंड मोलारिटी ऑफ 3 नॉर्मल H3PO4। क्या निकालना है यहां पे, मोलारिटी। क्या गिवन है, नॉर्मालिटी। तो नॉर्मालिटी का रिलेटिव फॉर्मूला एसिडिटी और बेसिटी इनटू ब्रैकेट मोलारिटी, क्योंकि मुझे पता है ये है एसिड और इसकी बेसिसिटी क्या थी, इसकी बेसिसिटी बेटा थी 3। तो मैं यहां पे नॉर्मालिटी जो गिवन है वो यहां पे लगाऊंगा 3 और बेसिसिटी जो है वो भी 3 और आपको चाहिए मोलारिटी। तो आपका आंसर आएगा यहां पे मोलारिटी इज इक्वल टू 1 आएगा दोनों तरफ से, पक्का ना। तो पूरा आप नोट्स बना के चलिए मेरे साथ और मैं आपको प्रैक्टिस कराता रहूंगा। आज के दिन के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।